वैसे तो 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस सब जानते हैं होता है, लेकिन हम लोग लॉ की काउंसलिंग में व्यस्त थे। आज हम लोगों ने इसको मनाना अपनी उपस्थिति के हिसाब से हम लोगों ने तय किया था। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कि इस शब्द का अर्थ क्या है। बार बार ये बात आती है मानवाधिकार मानवाधिकार मानवाधिकार। कौन से मानवाधिकार और किसके मानवाधिकार? मैं कल कुछ किताबों को पलट रहा था, ह्यूमन का डिफिनीशन खोज रहा था। ह्यूमन वर्ड का डिफिनीशन मुझे कहीं नहीं मिला। आज तक पार्लियामेंट ने ह्यूमन को डिफाइन नहीं किया है। आप लोगों के नॉलेज के लिए कहीं भी डिफिनीशन अगर न मिले लॉ की उस वर्ड की, तो जनरल क्लॉजेस एक्ट में जाना होता है। वहां भी मैंने सर्च किया, वहां भी नहीं मिला। तो जब ह्यूमन का डिफिनीशन पार्लियामेंट ने आज तक नहीं बनाया, तो किस अधिकार को कैसे आप इसको प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे इसको आप आगे बढ़ाएंगे? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। इसमें अधिकतर एलएलएम के बच्चे हैं, कुछ एलएलबी के भी बच्चे हैं, और क्योंकि ये विषय में भी है, सिलेबस में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सन 2000 के बाद हर विश्वविद्यालयों को पत्र लिखा कि आप ह्यूमन राइट के सिलेबस को अपने यहां अडॉप्ट करिए। हम लोगों ने भी किया। ह्यूमन शब्द को आज तक पार्लियामेंट ने नहीं डिफाइन किया। जब ह्यूमन को डिफाइन नहीं किया, तो वही राइट जुड़ा हुआ है। पहले हमको जानना पड़ेगा ना, तब हम आगे बढ़ेंगे। और वास्तव में यह शब्द है ह्यूमन राइट शब्द। किताबों में, बहुत सारी किताबों में लिखा है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये चर्चा का विषय बना। मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूं कि ऐसा नहीं है। इसकी जड़ें तो वैदिक काल में भी थी। पीवी कौड़े ने लिखा है कि वैदिक काल में जो धर्म था, धर्म एक शब्द था, धर्म व्यक्ति को रेगुलेट करता था, कंट्रोल करता था उसके आचरण को। और जब धर्म किसी को रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा, तो वही तो रूल्स हो जाएगा, वही तो एक नॉर्म बन जाएगा जिससे सोसाइटी कंट्रोल होगी। तो हम इसको वैदिक काल से लेकर चलते हैं, लगभग 500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच। उससे भी पहले बेबीलोनियन लॉज में ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शन की बात कही गई थी। बहुत पहले 1550 से लेकर 250,000 ईसा पूर्व बेबीलोनियन लॉज में इस शब्द को हम देखते हैं। उसके बाद जब हम पढ़ते हैं आगे, तो एक मध्य एज आता है जिसको गोल्डन पीरियड कहते हैं। और वहां पर 3 जुरिस्ट का नाम हम देखते हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो। बार बार इसको तुम सुनते होगे कि हॉब्स, लॉक, रूसो ने क्या कह दिया। वास्तव में धार्मिक असहिष्णुता, यह चर्चा का विषय, यह शब्द बार बार आ रहा है सोसाइटी में। और राजनीतिक आर्थिक दासता, जिस सोसाइटी में इसका प्रतिरोध होने लगा, जैसे ही इसका विरोध हुआ, प्रतिरोध हुआ, वहीं से ह्यूमन राइट का जन्म होता है। ये याद रखिएगा। धार्मिक असहिष्णुता और राजनीतिक आर्थिक दासता के प्रति सोसाइटी में रहने वाले लोगों का विरोध, वही ह्यूमन राइट पैदा होता है। और एक शब्द में अगर कहा जाए तो ह्यूमन राइट इनहेरेंट राइट है। इनहेरेंट का मतलब, अंतर्निहित का मतलब, कर्ण के सीने में कवच और कुंडल था, उसको हम निकाल के नहीं दे सकते। ठीक उसी तरह से ह्यूमन राइट को कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो नेपोलियन का शासन हो, चाहे वो मुसोलिनी का शासन हो, चाहे हिटलर का शासन हो, कहते हैं आई एम द स्टेट। आई एम द स्टेट कहने से नहीं, नेचुरल राइट का वायलेशन उनके समय भी अगर हुआ है, तो वहां पर भी सोसाइटी में पब्लिक इन जनरल उसके विरोध में खड़ा होगी।
और इसके पीछे हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों पॉलिटिकल थिंकर का बड़ा योगदान है। उसमें जो सबसे पहला था हॉब्स, उसने लेवाइथन लिखा, आप जानते होंगे। लॉक ने सिविल गवर्निंग और जीन जैकस रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट और जनरल विल, दो उसके प्रिंसिपल हैं। उसमें जो सबसे पहला है, हॉब्स कहता है कि जैसे सोसाइटी बढ़ी, आपस में बड़ा विरोध था, आपस में दोनों लड़ाई करते थे, एक दूसरे के विरुद्ध गंदी गंदी बातें करते थे, बहुत बड़ी गंदी व्यवस्था थी, एनार्की थी। एनार्की, अगर अभी इस समय गवर्नमेंट को आप हटा दीजिए तो एनार्की पैदा हो जाएगी। ठीक वही कंडीशन उस समय थी हॉब्स के पीरियड में। और वो कहता है कि दो एग्रीमेंट उस समय सोसाइटी में रहने वाले व्यक्तियों ने किया। पहला एग्रीमेंट था कि हम एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक रहेंगे। वो इस बात को लिखता है लेवाइथन में। और दूसरा एग्रीमेंट करते हैं कि हम एक ऐसी शक्ति को, एक सॉवरेन अथॉरिटी को नियुक्त करना चाहते हैं, उसको प्रॉमिस करेंगे कि आप हमको प्रोटेक्ट करिए, हम अपने कुछ राइट आपको ट्रांसफर करेंगे, कुछ राइट अपने सरेंडर करेंगे। और सोसाइटी में जो बुद्धिमान लोग थे अपने कुछ राइट्स को सरेंडर किए, किसके पक्ष में? अथॉरिटी के पक्ष में। और उसने कहा कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, सोसाइटी में पीस रहेगी। लेकिन उस समय भी जो इनहेरेंट राइट हमारा है, नेचुरल ह्यूमन राइट है, उस राइट को उन्होंने ट्रांसफर नहीं किया। क्यों नहीं किया? हम ट्रांसफर कर ही नहीं सकते ह्यूमन राइट को। ह्यूमन राइट तो मुझे माता के गर्भ से मिला। जैसे हम जन्म लेते हैं, जैसे माता के गर्भ में आते हैं, नेचर के द्वारा वो राइट हमको प्राप्त है, इसलिए वो इनहेरेंट है। एक कोई अनसीन पावर है जो हमको रेगुलेट करती है और पूरे सोसाइटी को चलाती है। कई जूरिस्ट ने कहा कि जो ह्यूमन राइट वर्ड है वो नेचुरल राइट के जैसे लगता है, या वो नेचुरल राइट है ही। जो स्टूडेंट्स का विद्यार्थी हूं, इसलिए एक लाइन यहां पर कि नेचुरल लॉ स्कूल आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा भी होगा। अगर साकेत के बच्चे होंगे तो मैंने पढ़ाया भी होगा, मुझे बिल्कुल याद है। तो पहला हमारा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है थर्ड सेमेस्टर का। नेचुरल लॉ स्कूल में उसका थीम क्या है? जो स्वाभाविक है वो होना चाहिए। जो नेचुरल है उस नेचुरल को उसी फ्लो में आप पढ़ने दीजिए। अगर उसको कहीं व्यवधानित करते हैं आप तो विवाद पैदा होगा। और नेचर सबको बराबर का अधिकार देता है। नेचर कहीं विभेद नहीं करता। आज कोहरा है तो सबके लिए कोहरा, कल धूप होगी तो सबके लिए धूप होगी। और वो नेचुरल राइट, उसी नेचुरल राइट से हम इसकी ओरिजिन मान सकते हैं और ये कह सकते हैं कि ह्यूमन राइट केवल शब्द ह्यूमन राइट कहा जाता है, ये इनहेरेंट राइट है, ये नेचुरल राइट है। और इस नेचुरल राइट के बारे में लॉक कहता है कि एक ह्यूमैनिटी होती है, एक मानवता होती है, और उस मानवता को जैसे ही एक सिविल सोसाइटी में हम जाते हैं, उस मानवता से हम समझौता नहीं करते। हम केवल अपनी सुरक्षा के लिए हम सरेंडर करेंगे, कुछ अपने राइट्स दे देंगे अथॉरिटी को, वो हमको प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन वो जो मानवता का अधिकार है, या उसको कहते हैं नेचुरल राइट में लॉ ऑफ मैनकाइंड, लॉ ऑफ मैनकाइंड, लॉ ऑफ गॉड, यूनिवर्सल लॉ, उसको आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैनकाइंड वर्ड ज्यादा वहां महत्वपूर्ण है। और उस मैनकाइंड के बारे में लॉ कहता है कि जैसे ही हम सिविल सोसाइटी में जाते हैं, उस सिविल सोसाइटी को हम सारे राइट ट्रांसफर नहीं करते, सरेंडर नहीं करते, क्योंकि हम करने के लिए सक्षम ही नहीं है।
वो तो राइट हमको किसने दिया? नेचर ने दिया है, और नेचर अगर कोई चीज देती है तो उसको लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है। एक केस यहां पर मैं जिक्र करूंगा, मुझे लगता है कि सारे बच्चे जानते होंगे। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 का है। उस केस में चीफ जस्टिस सुब्बा राव ने एक लाइन में कहा था कि जो ह्यूमन राइट हैं वो नेचुरल राइट के ही मॉडर्न रूप है। जो भी ह्यूमन राइट अगर कहीं चर्चा का विषय है तो वो नेचुरल राइट के ही आधुनिक रूप हैं, वो कोई अलग से कोई चीज नहीं है। इसी बात को पतंजलि शास्त्री ने भी एक जजमेंट के माध्यम से कहा था। और आपको ये पता है कि जब हमारा संविधान बना, दोनों के प्रियम्बल को आप देखिए, यूनाइटेड नेशंस चार्टर के प्रियम्बल को देखिए और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के देखिए। वहां लिखते हैं वी द पीपुल ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यहां लिखते हैं वी द पीपुल ऑफ इंडिया। हम कितने प्रभावित थे, हम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर से कितने प्रभावित थे कि हमने पूरा का पूरा उसको एडॉप्ट किया। कई ज्यूरिस्ट इस बात को कहते हैं कि अरे जो फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में वही तो ह्यूमन राइट है। मेरा थोड़ा यहां विरोध है उससे। मैं कहता हूं डायरेक्टली ऐसा नहीं है। आपको दो तरह के अधिकार संविधान में दिए गए, एक इन्फोर्सेबल बाय लॉ है और एक नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। फंडामेंटल राइट की जो परिधि में है उनको तो मैं मान सकता हूं, लेकिन जो उसके बाहर हैं, डायरेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में है, उसको तो इसके अंदर इस घेरे में लाना पड़ेगा। और इसके लिए हमारी जुडिशियरी काफी अच्छा काम कर रही है, काफी अच्छा काम कर रही है। और वो फंडामेंटल राइट के लिमिटेशन के बाहर के अधिकारों को भी वो फंडामेंटल राइट में ही शामिल करने का प्रयास कर रही है, बार बार इस चीज का प्रयास कर रही है और ऐसा हो भी रहा है। वहीं पर कहीं कहीं जुडिशियल एक्टिविज्म का नारा लोग दे देते हैं विरोधी, उसका कोई बहुत मतलब नहीं है लॉ स्प्रेड। इस बीच में दो तीन चार्टर और भी हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा। लॉक ने जब मानवता की बात की, जॉन लॉक ने, उसी समय दो विद्वान और, ग्रोसियस और थॉमस एक्विनास उसके पहले, इन दोनों का फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकन क्राइम और इंग्लिश, तीनों स्टेट पे क्रांतियां हुई हैं, रिवोल्यूशन हुआ है। और तीनों में इन जुरिस्ट के विचारों का बहुत प्रभाव पड़ा। आप इस चीज को जानते हैं। इसी बीच में दो तीन ऐसे चार्टर, जैसे मैग्ना कार्टा नाम सुना है, 1215, बिल ऑफ राइट्स कब का है? 1689। हाँ, पिटिशन ऑफ राइट्स और हैबियस कॉर्पस एक्ट, इन चारों का ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शन में बहुत बड़ा योगदान है, इन चारों का। और ये चारों के चारों, फ्रांसीसी क्रांति हो, इंग्लिश क्रांति हो या अमेरिकन क्रांति हो, इन तीनों जगह, कहीं पर जीन जैकब रूसो के समय वॉल्टेयर ने उसका बहुत आगे बढ़कर उसका प्रयास किया कि हाँ ह्यूमन राइट प्रोटेक्ट होने चाहिए। और आपको पता हो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही तीन शब्द निकलते हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। ये तीनों फ्रांसीसी क्रांति की देन है और उसको भी हमने अडॉप्ट कर लिया है, प्रेमबुल में आप देखते हैं। तो फंडामेंटल राइट में जो चीजें हमने अडॉप्ट की, हम प्रभावित थे और प्रभावित होना भी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार नहीं रुका तो लीग ऑफ नेशंस बना, सेकेंड वर्ल्ड वार नहीं रुका तो यूनाइटेड नेशंस चार्टर बना, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बना। अब अगला कोई विश्व युद्ध होता है
तो फिर कोई हमको संस्था बनानी पड़ेगी। अभी पिछले वर्ष एक अमेंडमेंट हुआ है हमारे ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट में, जो 1993 में बना, 12 अक्टूबर से वो कार्यान्वित है। कुछ प्रॉब्लम्स उसके सेक्शंस में थे। एक लॉ की स्टूडेंट थी, उसी के रिट पिटीशन पर फॉर्मर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने एक नोटिस जारी किया था सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को, कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये बताए कि सेक्शन 30 में उस एक्ट के ये प्रावधान है कि ह्यूमन राइट कोर्ट की स्थापना राज्यों के द्वारा और केंद्र के द्वारा मिलकर किया जाए। 1993 का एक्ट है और इतने वर्षों बाद भी ह्यूमन राइट कोर्ट नहीं बन पाए। और ये दुर्भाग्य है कि पिछले वर्ष का वो जजमेंट है, वो चीफ जस्टिस रिटायर भी हो गया, उस पर भी कंप्लायंस अभी नहीं हो पाया है, जिसकी अति आवश्यकता है सोसाइटी को। जब कोई ह्यूमन राइट फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे तो निश्चित रूप से ह्यूमन राइट का प्रोटेक्शन बढ़ेगा और उसको हम अच्छे ढंग से प्रोटेक्ट कर लेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। इसमें दो समस्याएं आती हैं। अभी सर ने अपने उद्बोधन में कहा था कि नैतिकता सीखनी बहुत आवश्यक है। इसको मैं ह्यूमन राइट से जोड़ता हूं। बेंथम का नाम सुना होगा, जेरेमी बेंथम। किसके गुरु? ऑस्टिन के गुरु, जॉन ऑस्टिन के गुरु थे। और वास्तव में मैं तो यह भी कह सकता हूं कि जेरेमी बेंथम ने ही पहली बार सिस्टमेटिकली लॉ की स्टडी किया था, लीगल सिस्टम की स्टडी किया था, लेकिन बहुत लोग उसको जान नहीं पाए और ऑस्टिन ने पूरा उसका श्रेय ले लिया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जेरेमी बेंथम कहता है कि अगर हम ह्यूमन राइट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो मोरालिटी प्रभावित हो जाएगी, कहीं ना कहीं नैतिकता प्रभावित होगी उससे। और अगर नैतिकता प्रभावित होती है तो क्या हो जाएगा? निश्चित रूप से सोसाइटी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगी, क्योंकि लॉ और मोरालिटी का एक बड़ा अच्छा रिलेशन है। जब भी लॉ बनाई जाती है पार्लियामेंट के द्वारा तो वहां मोरालिटी को ध्यान में रखना चाहिए, और अगर बहुत सीमा तक मोरालिटी का प्रयोग कर दिया जाएगा तो भी लॉ बेहतर लॉ नहीं बनेगा। इसलिए 50% जो मिनिमम कॉन्टेस्ट ऑफ मोरालिटी है, उस मोरालिटी को लॉ के कंस्ट्रक्शन के समय हमको ध्यान रखना चाहिए। और ह्यूमन राइट को अगर ज्यादा हम महत्व दे देंगे तो मोरालिटी प्रभावित होगी। इस बात को जेरेमी बेंथम ने लेजिस्लेशन वाली अपनी बुक में लिखा। उसी के साथ कार्ल मार्क्स इस बात को कहता है कि अगर हम ह्यूमन राइट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देंगे तो समाज में जो खुशहाली है वो प्रभावित होने लगेगी। अगर ह्यूमन राइट बिल्कुल सही डायरेक्शन में व्यक्ति के जन्म के समय से चले तो बेंथम और कार्ल मार्क्स को इस बात को कहने की क्या आवश्यकता पड़ती? दोनों अपने क्षेत्र के महान अर्थशास्त्री, महान विधिवेत्ता, दोनों का कोई जोड़ नहीं, दोनों आइडियल हैं, लेकिन दोनों ने इस बात को कहा और दोनों एक बात पर सहमत हैं। एक कार्ल मार्क्स की विचारधारा अलग है, जेरेमी बेंथम की विचारधारा अलग है, लेकिन दोनों एक बिंदु पर आते हैं और कहते हैं कि ह्यूमन राइट को अगर ज्यादा महत्व दोगे तो सोसाइटी की खुशहाली प्रभावित होगी, नैतिकता भी प्रभावित होगी, और दोनों को महत्वपूर्ण मानने की आवश्यकता है। एक प्रश्न मैं छोड़ता हूं, एक बैड ह्यूमन और एक गुड ह्यूमन दोनों जन्म लेते हैं माता के गर्भ से। जब जन्म लेते हैं तो ना वो बैड है ना गुड है। सोसाइटी में आते हैं वो, और जब आते हैं तो अपने कर्मों के आधार पर, अपने ह्यूमन वैल्यूज को बढ़ाने के आधार पर हम एक प्रिंसिपल बनाते हैं कि ये काम नहीं करेंगे, 70% से ज्यादा नंबर हम नहीं देंगे, बहुत अच्छी कॉपी होगी तो 70% देंगे। एक हम अपना प्रिंसिपल बनाते हैं और किसी के प्रभाव में आकर अगर उस सीमा को हम तोड़ देते हैं तो ये क्या हुआ? सिद्धांत के साथ समझौता हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि हमने अपने ह्यूमन वैल्यूज को बनाए रखने के लिए ठीक ढंग से उस पर हमने प्रयास नहीं किया और कहीं ना कहीं हम प्रभावित हो गए।
दोनों बच्चे जन्म लेते हैं, मान लीजिए एक ही परिवार में, और दोनों जन्म लेने के बाद एक का डायरेक्शन हो जाता है क्रिमिनल की तरफ, क्रिमिनल एक्टिविटीज की तरफ, और एक का डायरेक्शन हो जाता है एक आइडियल पर्सन की तरफ। क्या दोनों के ह्यूमन राइट एक जैसे होने चाहिए? क्या दोनों के ह्यूमन राइट कह के हम क्या इस शब्द के साथ मजाक नहीं कर रहे हैं? ह्यूमन राइट ठीक है, ये बिल्कुल अंतर्निहित शक्तियां उसको दे दी गई हैं नेचर के द्वारा कि वो इस अधिकार का प्रयोग करेगा, लेकिन अगर वो बैड डायरेक्शन में जा रहा है और एक व्यक्ति गुड डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों के ह्यूमन राइट को एक कसौटी पर कसने की आवश्यकता है, और दोनों के ह्यूमन राइट को एक तराजू पर हम नहीं तौल सकते। दोनों के बारे में ये कहेंगे कि ये बुरे व्यक्ति का ह्यूमन राइट है और ये अच्छे व्यक्ति का ह्यूमन राइट है। इस पर सरकार को ध्यान देना होगा, क्योंकि बार बार आप देखते हैं कि जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, गैंग रेप से संबंधित गतिविधियां हैं, किसी सोसाइटी में नरसंहार की स्थिति चल रही है, बाल श्रम की स्थिति है, तो ऐसी स्थितियों में जो व्यक्ति उनको प्रभावित कर रहा है और बुरी दशा में ले जा रहा है, उसका ह्यूमन राइट, और जो सही दिशा में काम कर रहा है उसके ह्यूमन राइट को निश्चित रूप से हमको इस पर विचार करना चाहिए, और दोनों में अंतर करने की जरूरत है। इसीलिए ह्यूमन को डिफाइन करने की पार्लियामेंट के द्वारा जरूरत है, जो आज तक इतने वर्षों में 1950 के बाद हमने आजादी प्राप्त की, और 1950 से लेकर अब तक हमने उस पर कुछ किया नहीं। इस पर बहुत विचार करने की आवश्यकता है। पिछले वर्ष 2019 में ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट में कुछ अमेंडमेंट किए गए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार यह प्रश्न उठता है कि ह्यूमन राइट कमीशन के पास एडवाइजरी पावर है, वो एडवाइजरी ओपिनियन अपना दे सकता है, संस्तुतिकारी शक्तियां उसके पास हैं, बाइंडिंग पावर नहीं है। तो अगर ऐसे कमीशन को आप अपॉइंट करेंगे जिसके पास केवल एडवाइजरी ओपिनियन की शक्ति है, तो निश्चित रूप से एक ऐसे गाय की तरह से होगी जो चारा भी खाती है, जिसकी देखभाल भी होती है, और वो दूध नहीं देती, केवल वैसे ही है कि उसकी हम पूजा करेंगे एक गौ माता की तरह से। उसको ध्यान देना पड़ेगा। हमको उस कमीशन को और सशक्त करने की आवश्यकता है। 2-3 बिंदु पर कुछ अमेंडमेंट हुए हैं। अब उसमें 11 सदस्यों को बना दिया है कि 3 जो ह्यूमन राइट का नॉलेज रखने वाले बेस्ट व्यक्ति होंगे इंडिया में, उस 3 में से एक वीमेन होगी, एक महिला भी होगी। पहले 2 ही। अब बाल संरक्षण अधिनियम के जो अपॉइंट होते हैं कमीशन, उसका जो चेयरमैन है वो भी उसका मेंबर हो गया है। पहले से थे ही, महिला आयोग की चेयरपर्सन थी, अनुसूचित जनजाति के चेयरपर्सन थे, और भी कई कमीशन हमारे पास हैं। 11 आज की तारीख में वो मेंबर हो गए। हमको लगता है कि इस कमीशन में थोड़ा सा और सुधार की आवश्यकता है। ये कमीशन केवल वहीं पर काम कर रहा है आज की तारीख में जहां पर कोई हाई प्रोफाइल मामला दिखता है, वहां पर वो नोटिस भेजते हैं। उनका अधिकार है कि वो जाके वहां पर उसकी जांच करें। वो जेल कारागार में भी जाके वो जांच कर सकते हैं वहां क्या स्थिति है। किसी फैक्ट्री में भी जा सकते हैं कि वहां बाल श्रम की क्या स्थिति है, उसको देख सकते हैं। लेकिन अभी ये आवश्यकता मुझे लगती है कि थोड़ा सा इसको और पावरफुल करने की आवश्यकता है, और ये पावरफुल तभी होगा जब केंद्र सरकार के द्वारा इस तरह का प्रयास किया जाएगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, ये कंपनसेशन की बात तो करता है कि कंपनसेशन इतना दिलवाया जाएगा आपको या दिलाया जाना चाहिए, लेकिन कंपनसेशन देने वाली जो अथॉरिटी है वो कौन है? गवर्नमेंट है ना। गवर्नमेंट कंपनसेशन देगा ना। किसी का अगर ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है तो वो कंपनसेशन देने वाली जो अथॉरिटी है वो ह्यूमन राइट कमीशन को बिल्कुल ये मान के चलती है कि कोई ऐसा ये कमीशन नहीं है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को आप सुधार कर सकते हैं, क्योंकि जब
48 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट हुआ, उस समय सारे देशों ने इसको स्वीकार कर लिया, उसमें भारत भी था। तो ऐसी स्थिति में इतने वर्षों बाद 72 के बाद भी हम यहाँ पर हैं, और 93 में हमने उस अधिनियम को बनाया। 93 के बाद कितने वर्ष हो गए? लगभग 27 वर्ष। 27 वर्ष के बाद भी हम उस अधिनियम को मजबूत नहीं कर पाए, उस कमीशन को मजबूत नहीं कर पाए। वो केवल एडवाइजरी ओपिनियन देने की स्थिति में है। वो केवल एडवाइजरी ओपिनियन दे सकता है कि फला जगह पर ये कृत्य हुआ है और ये इसका एडवाइजरी है। सरकार को मानना और उसको न मानना ये उसके ऊपर निर्भर करता है। तो इस तरह के कमीशन जब आप बनाएंगे, जब उसको केवल एडवाइजरी पावर होगा, तो वो निश्चित रूप से उस तरह से काम नहीं कर पाएगा जिसकी उम्मीद भारतवर्ष की सोसाइटी, पब्लिक इन जनरल को है। ये कभी नहीं हो सकता ऐसा। तो इसमें सुधार की आवश्यकता है। और पार्लियामेंट में जो पहला प्रश्न हमने उठाया था कि ह्यूमन वर्ड को डिफाइन करने की आवश्यकता है। बैड ह्यूमन और गुड ह्यूमन, ये हम नहीं कह सकते कि एक टेररिस्ट कहता है कि मेरा तो ह्यूमन राइट था। अरे कैसे तुम्हारा ह्यूमन राइट था? तुमने 1000 लोगों की हत्या कर दी और उसके बाद कहते हो कि मेरा ह्यूमन राइट था। ये आप नहीं कह सकते, और इसको आप तभी नहीं कह सकते हैं जब बैड ह्यूमन और गुड ह्यूमन इसकी चर्चा करनी पड़ेगी। और एक ऐसे फोरम पर धीरे धीरे ये चर्चा बढ़ती जाएगी कि गवर्नमेंट को इस पर विचार करना होगा, और विचार करने के पश्चात इस एक्ट में अमेंडमेंट करके इसको डिफाइन करेगा। ये बहुत आवश्यक है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।